वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार की बजट की 7 प्राथमिकताएं थीं, जिन पर सरकार ने फोकस किया। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब से लेकर कई सेक्टर्स के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए देखते हैं बजट से आम आदमी को क्या मिला है। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। उम्मीदों का बजट, विकास का बजट, हर तबके हर सेक्टर की तरक्की का बजट। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में पूरा फोकस सशक्त और खुशहाल भारत बनाने पर दिखा, जिसमें निवेश, सुधार और लोगों को राहत, सभी में शानदार संतुलन नजर आता है। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। Laid in the previous budget. देश की तरक्की और रोजगार के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत समझते हुए बजट में इसे ज्यादा महत्व दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजी निवेश 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय दिया गया है। सड़क, राजमार्ग और शहरी कार्यों के लिए रकम बढ़ाई गई है। साथ ही 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। इस बजट की खासियत ये है कि इसमें शिक्षा और रोजगार पर फोकस है। युवाओं को ज्यादा रोजगार देने के लिए बजट में प्रावधान है। देश भर में 30 से ज्यादा कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। देश की बेहतर सेहत के लिए भी देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget. देश के समान विकास के लिए मोदी सरकार की नजर हमेशा से किसानों पर रही है। इसीलिए नए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। जैसे कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। इस नए बजट में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ उपहार है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया गया। महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना लाई गई है, तो बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम सीमा बढ़ाई गई है। इसी तरह मध्यम वर्ग को भी कई सुविधाएं और राहत मिलने वाली है। 8 साल बाद टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाया गया है। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी। पहचान पत्र के तौर पर पैन मान्य होगा।
हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। बजट से वित्त मंत्री ने देश की जनता को फील गुड कराने की पूरी कोशिश की है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पर न्यू भारत की इमारत खड़ा करने की कोशिश हुई है। अब नया बजट आपके सामने है। नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात देश के मध्यम वर्ग को मिली सबसे बड़ी सौगात और उस पर हो रही सियासत की। आज मोदी सरकार का बजट पेश हुआ। बजट में 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लेने जैसे बड़े ऐलान भी हुए हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी मोदी सरकार पर हमलावर है। उसकी वजह क्या है? क्यों विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. To skill lakhs of youth within the next 3 years. 8 साल बाद ये मुबारक मौका आया था। वेतनभोगी मध्यम वर्ग की झोली में मोदी सरकार ने टैक्स छूट की सौगात डाल दी थी। सैलरीड सेक्शंस में अभी जो ये 12-15 के ब्रैकेट वाले अभी 30% पे जा रहे थे, वो अगर 20% में आए तो कम से कम 10% की राहत तो होगी। जो नए रिजीम में बेनिफिट दिया गया है, इसमें जरूर मतलब नीचे वर्गीय लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के वक्त सबसे ज्यादा तालियां उसी वक्त बजीं जब वेतनभोगी वर्ग के लिए नए टैक्स स्लैब का ऐलान हुआ। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the इस बार के बजट में सबसे बड़े ऐलान के बाद सरकार ने एक और बड़ी योजना की घोषणा की, जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में थी। Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. इसके अलावा पीएम मोदी ने इस बार के बजट को पिछड़े, दलित, कारीगर, किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए नई दिशा देने वाला बजट बताया। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। सरकार ने बजट को विकसित भारत की नींव बताया, वंचितों को वरीयता देने वाला बताया, लेकिन विपक्षी दलों की नजर में इस बजट में कुछ भी नहीं था। ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं। हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया। हालांकि बजट भाषण के वक्त भारत के शेयर बाजार में चहल पहल थी, लेकिन बाजार बंद होने तक वो चमक फीकी पड़ गई। लेकिन कारोबारी जगत ने बजट की तारीफ की और सरकार की योजनाओं का स्वागत किया। Overall, a strong, growth-oriented, inclusive budget that is focusing on agri, that is focusing on urban infrastructure, that is focusing on the development of city level. ये बजट जो है भारत को एक अच्छा ग्रोथ दिलाएगा और मुझे लग रहा है ये जो बजट है
वो पिछले 8-9 सालों की संख्या में परिस्थिति के अनुकूल बजट है और सबसे बेहतर बजट मुझे ये लगा। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस बजट को ज्यादा वादे और कम काम वाला बजट बता रहे हैं। ममता कह रही हैं कि वो सिर्फ आधे घंटे में गरीबों और पिछड़ों के लिए बजट बना सकती हैं। इस बजट को गरीब विरोधी, झूठ का पुलिंदा और चुनावी बजट बताया है। उधर केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि इस बार सरकार ने रक्षा बजट में 13% की अच्छी खासी बढ़ोतरी भी की है। आज तक ब्यूरो। बजट मतलब आमदनी और खर्चा। इस बजट में सरकार ने खर्च तो बढ़ाया है, लेकिन टैक्स का बोझ आप पर नहीं डाला। पीएम मोदी ने इस खास बजट को लेकर क्या कहा है, ये भी सुनिए। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो बजट को लोगों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं, सुनिए जरा। वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना नेतृत्वમાં કેન્દ્ર સરકારના નાણામંત્રીશ્રીએ રજૂ કરેલું આઝાદીના અમૃતકાળનું આ બજેટ ગરીબ, વંચિત, પીડિત, શોષિતના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાયેલું અમૃત બજેટ છે। 2047ના અમૃતકાળનો રોડમેપ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દિશાદર્શનમાં આ બજેટમાં કંડારાયો છે। 60% વિકાસ દરની અપેક્ષા ધરાવતું આઝાદીના અમૃતકાળનું આ પહેલું બજેટ સપ્તર્ષી 7 અમૃત મુદ્દાઓના આધારે પ્રધાનમંત્રીશ્રીના દ્રષ્ટિવંત नेतृत्वમાં બનાવાયું છે। व्यापार के नजरिए से गुजरात देश का काफी अहम राज्य है, इसीलिए गुजरात के व्यापारियों का बजट पर रिएक्शन जानना भी बहुत जरूरी है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। काफी दिनों से जो चर्चा थी, इस वर्ष का बजट लुभावना बजट आने की संभावना है और उसी अपेक्षा के तहत काफी कुछ राहतें इस बजट के अंदर दी गई है। खास करके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 5 लाख थी, आफ्टर डिडक्शन ऑल टैक्सेस, वो बढ़ा के 7 लाख रुपए की है। वो काफ़ी अच्छा सामान्य मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रहेगा। उससे टैक्स की काफ़ी बचत मध्यम वर्ग के लोगों की होगी। इसके साथ में स्लैब रेट के अंदर भी जो बदलाव किए गए हैं, उससे भी मध्यम वर्ग को काफ़ी राहत होने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम द्वारा इस समय एक मुहिम चलाई जा रही है। जिन भी मटन मीट की दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है, उन्हें तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। बिना लाइसेंस के चल रही दुकानें लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी करती हैं। अब उसी फटकार के बाद अहमदाबाद नगर निगम एक्शन में आ चुका है। उसकी तरफ से 48 घंटे के भीतर 58 मटन की दुकानों को सील करवा दिया गया है।
कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई ऐसी दुकानें हैं जिन्हें बंद करवा दिया जाएगा। गुजरात और राजस्थान की सीमा गैरकानूनी गतिविधियों का प्रवेश द्वार बन चुकी है, लेकिन पुलिस की सतर्कता अपराधियों के मंसूबों पर कई बार पानी फेरती है। राजस्थान की सिरोही में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और हवाला के जरिए उदयपुर से अहमदाबाद लाई जा रही करोड़ों की रकम को बरामद कर लिया। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात ले जाया जा रहा करोड़ों का कैश बरामद। $3 करोड़ 95 लाख कैश के साथ 2 गिरफ्तार। लग्जरी कार में छुपाकर उदयपुर से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी रकम। नोटों की गड्डियों से भरे इन बक्सों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काली कमाई का धंधा जरूर कुछ बड़ा ही होगा। राजस्थान के सिरोही में चौकस पुलिस ने एक लग्जरी कार से ये पैसे बरामद किए। इस पैसे को हवाला के जरिए उदयपुर से गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जब बरामद नोटों की गिनती की तो कुल रकम 3 करोड़ 95 लाख निकली। कैश के साथ 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आबू रोड के रीको थाना इलाके में नाकेबंदी के दौरान गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर की नजर पंजाब नंबर की एक लग्जरी कार पर पड़ी। कार सवार युवक संदिग्ध नजर आए तो पुलिस ने गाड़ी की तलाशी शुरू की। कार की तलाशी के दौरान सब इंस्पेक्टर अमराराम और उनकी टीम को कार में आगे की सीटों के नीचे एक विशेष हिस्से में छुपाकर रखे गए नोटों के बंडल दिखाई दिए। कैश को कार से निकालकर मशीन की सहायता से गिनती की गई। गिनती में बरामद रकम 3 करोड़ 95 लाख थी। पूछताछ के दौरान कार सवार दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि वो गुजरात के पाटन के रहने वाले हैं और ये रकम उदयपुर से अहमदाबाद ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों जिग्नेश और कौशिक को गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी है। नकदी किसकी है और अहमदाबाद में किसके पास ले जाई जा रही थी, इसका कोई संतोषजनक जवाब दोनों युवक नहीं दे पाए। दरअसल राजस्थान गुजरात सीमा पर तस्करी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम पैनी नजर बनाए रखती है। हाल के दिनों में सिरोही पुलिस को शराब और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ महीने पहले इसी इलाके में पुलिस ने हवाला के जरिए ले जाई जा रही करोड़ों की रकम बरामद की थी। सिरोही से राहुल त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।